हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप सभी खुश होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसे कि मेरा सीरीज चल रहा है, कक्षा 7 का अध्याय 1 का चल रहा था, जिसका कि पार्ट 1 हम पढ़ा चुके थे। पार्ट 1 में जो मेरा लास्ट का वीडियो है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस वीडियो को आप ज़रूर देखें ताकि आगे की ये जो वीडियो है आपको समझ में आए। तो जैसा कि हमने पिछली क्लास में भौमजल स्तर के गिरना के बारे में एक्सप्लेन कर चुका था, तो इसको हम लोग फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। स्तर का गिरना, क्या परिपूर्ति एवं उपयोग की मात्रा समान है? क्या हम जल भर से निरंतर जल निकाल सकते हैं? ऐसा करने से भौमजल स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो हम लोग भौमजल स्तर को विस्तार पूर्वक पढ़ने का प्रयास करेंगे। भौमजल पुनः पूर्ति की सबसे प्रमुख प्रक्रिया वर्षा के जल का रिसना है। यानी भौमजल स्तर की पूर्ति जो हम लोग करेंगे, वो सबसे जो महत्वपूर्ण प्रक्रिया है वो क्या है? वर्षा की जल का रिसना। कम वर्षा या वर्षा जल के रिसाव के लिए उपलब्ध भूमि की कमी से भौमजल स्तर में गिरावट आती है। यानी कि कहने का मतलब है, कम वर्षा, अगर वर्षा कम होगा तो भूमिगत जल की अभाव हो जाएगा, यानी जो भौमजल स्तर है उसमें गिरावट आ जाएगी। जनसंख्या वृद्धि भी भौमजल स्तर में गिरावट की एक प्रमुख कारण है। उसके बाद औद्योगिकीकरण भी भौमजल स्तर का एक कारण है। कृषि है, कृषि में हम लोग जो सिंचाई करते हैं। फिर वन रोपण है, वन रोपण में कमी भी भौमजल स्तर की एक है, को प्रभावित करती है। तो फ्रेंड्स, आगे हम लोग देखते हैं। साथ ही याद रखने की बात है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में परिवर्तन भी भौमजल स्तर को प्रभावित करती है। यानी कि पृथ्वी में अगर आंतरिक संरचना में परिवर्तन होगा, जैसे कि ज्वालामुखी का फटना, भूकंप का आना, ये सब भी क्या है, ये भी भौमजल स्तर को प्रभावित करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे हम लोग देखते हैं। ये क्रियाकलाप दिया हुआ है जो कि हमारे लिए उपयोगी नहीं है, आवश्यक उतना नहीं है, आप लोग पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, तालिका 1.2 में एक क्रियाकलाप दिया गया है जिसको आप लोग देख सकते हैं। यहाँ है भवन निर्माण में आप प्रतिदिन भवन निर्माण में कितना जो है खर्च होता है, दैनिक जल कितना खर्च होता होगा, दुकान में कितना जल की मात्रा खर्च होती है, कार्यालय में कितना होती है, सड़क के निर्माण में कितना होती है, सिंचाई में कितना होती है, ये आप लोग एक चार्ट बना सकते हैं उसके अनुमान लगाकर, ताकि आपको ये पता चले कि प्रतिदिन जल कितना खर्च होता है। इसके बाद आप अपने से भी एक चार्ट बना सकते हैं जिसमें कि आपको दैनिक जीवन में, जैसे कि आप कपड़ा धोने में कितना जल का प्रयोग करते हैं, फिर पानी पीने में कितना प्रयोग करते हैं, नहाने में कितना प्रयोग करते हैं, खाना बनाने में कितना करते हैं, तो ये सब एक चार्ट आप खुद से भी बना सकते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अपनी कक्षा के 10 छात्रों की सूची बनाइए। यहाँ पर एक प्रयोग दिया गया है जिसमें बोला जा रहा है कि अपनी कक्षा की 10 छात्रों की एक सूची बनाइए। उनसे कुछ प्रश्न निम्न प्रकार के कीजिए। प्राप्त उत्तरों को उनके नाम सामने अंकित कीजिए। पुनः उत्तरों का विश्लेषण कीजिए। विश्लेषण के उपरांत आपको कुछ परिणाम मिलेंगे जिसका उपयोग आप जल प्रबंधन के लिए कर सकते हैं। तो ये भी एक क्रियाकलाप दिया गया है। परिणाम जो आप देखिए इसमें क्या परिणाम है और क्या सब परिणाम आता है। यहाँ पहला परिणाम है, पहला परिणाम क्या है, तो जल संसाधन भूमि पर से उपलब्ध है। यानी कि जल संसाधन भूमि पर नहर हो गया, तालाब हो गया, आहार हो गया और चढ़ हो गया, ये सबसे उपलब्ध होता है। दूसरा क्वेश्चन है जो पूछा गया है, भूमिगत जल की उपलब्धता सतह से काफ़ी निकट होती है। भूमिगत जल जो होती है वो पृथ्वी की जो ऊपरी सतह होती है उससे काफ़ी नज़दीक होती है। ठीक है। तीसरा है भौमजल। तीसरा क्या है? भौमजल यानी भूमिगत जल की उपलब्धता काफ़ी नीचे है। जैसे वर्षा की मात्रा कम होगी और भूमिगत जल या भौमजल की मात्रा क्या हो जाएगी? नीचे होती जाएगी। आगे देखते हैं हम लोग नहरों। आगे क्या है? नहरों, आहारों, तालाबों आदि की व्यवस्था बाढ़ के कारण छिन्न भिन्न हो जाती है। यानी कि नहर जो होती है वो बाढ़ आने के कारण टूट फूट जाती है, तालाब भी टूट फूट जाता है, जिससे कि जल को संचित करने में परेशानी होती है। उसको क्या करना चाहिए, मतलब नहर तालाब अगर टूट रहा है तो उसको सरकार द्वारा क्या करना चाहिए, उसको फिर से मतलब उसको रिपेयरिंग करना चाहिए, नहर को पुनर्निर्माण करना चाहिए। जल कूपों से सिंचाई का जल निकालते हैं। जल कूप यानी कि जैसे कि हो गया पंप सेट वगैरह हो गया, या
चापाकल हो गया, इससे क्या, इसको हम लोग जलकूप कहते हैं। और मोटर से भी जल निकाला जाता है। इसी प्रकार पंप सेटों का प्रयोग बढ़ा। पंप सेट का प्रयोग बढ़ने से क्या होगा, यहाँ पर जल की मात्रा में गिरावट आएगी, भौमजल मात्रा में क्या आ जाएगी, गिरावट आ जाएगी। अब जो छठा क्वेश्चन है इसको हम लोग देखते हैं। पारंपरिक यंत्रों यानी कि पारंपरिक यंत्र रहट, ढोंस, मटकुआ आदि का उपयोग भी हो रहा है। ये पारंपरिक यंत्र का मतलब हो रहा है जैसे कि हम लोग मकान बनाने में आधुनिक टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। जैसे कि पंजाब में अगर सिंचाई होता है खेत में, तो हर एक खेत में मोटर लगाया जाता है, जिससे कि भौमजल में गिरावट आती है। उसके बाद आगे देखते हैं, हमारे राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में जल की उपलब्धता समान नहीं है। बिल्कुल, जैसे कि हम लोग अभी पंजाब का बात किए, पंजाब और बिहार में, पंजाब में क्या होता है कि भौमजल जो है वो काफ़ी नीचे रहती है, उनकी जो भौमजल की उपलब्धता है वो काफ़ी कम है, और बिहार में ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि पंजाब जो है समुद्र तल से ज़्यादा ऊंचाई पे है, इसका भी एक कारण हो सकता है। इसके अनेक कारण हैं, जिसमें सबसे प्रमुख कारण वर्षा का वितरण है। यानी कि अगर देखा जाए तो भारत में जो वर्षा होती है, भारत जो है नीचे यानी दक्षिणी भारत जो है वो प्रायद्वीपीय आकार यानी त्रिभुजाकार है। यहाँ पर जो मानसूनी हवा प्रवेश करती है, त्रिभुजाकार होने के कारण यहाँ पर मानसूनी हवा भारत में, जैसे कि हम देखिए यहाँ पर एक मैप बना के आपको दिखा सकते हैं। ये मान के चलिए हमारा एक भारत है, ये मैप ऐसे समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो मानसूनी हवा आएगी, यानी कि मानसूनी हवा यहाँ पर जो आती है वो दो भाग में बढ़ जाती है। यानी इधर से मानसूनी हवा आई, एक हवा इधर बढ़ जाती है और एक हवा इधर बढ़ जाती है। इसको हम लोग अरब सागर की शाखा कहते हैं। क्या कहते हैं? अरब सागर की शाखा। और इसको बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो यहाँ से वर्षा जैसे मतलब मानसूनी हवा ऊपर जाती है, तो यहाँ पर जो हमारा पूर्वांचल की पहाड़ी है, यहाँ पर क्या है, पूर्वांचल की पहाड़ी। तो पूर्वांचल की पहाड़ी पे क्या हो जाती है, एक सेकंड फ्रेंड्स, तो मैप हम फिर से बना देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हमारा पूर्वांचल की पहाड़ी। तो यहाँ से हवा जैसे आती है, तो यहाँ पर एक पहाड़ी है गारो खासी और जयंतिया। गारो खासी जयंतिया पहाड़ में जब मानसूनी हवा प्रवेश करती है, तो मानसूनी हवाएं वहाँ पे फंस जाती है, और विश्व का सबसे अधिक वर्षा यहीं पर होती है, जहाँ का नाम है, मेघालय में एक क्षेत्र है मासिनराम, वहीं पे विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है। इसके बाद वर्षा जो है मानसूनी हवा इधर बढ़ती है, और इधर जब सबसे ज़्यादा इधर वर्षा होगी, फिर इधर, तो पंजाब यहाँ पे है, तो पंजाब में मात्रा जो होती है वो वर्षा की कम होती जाती है, जिसके कारण पंजाब में भौमजल की स्तर क्या है, कम है। आगे देखते हैं, कुछ स्थानों पर अत्यधिक वर्षा होती है, कुछ स्थानों पर अत्यधिक वर्षा होती है, जैसे कि हमने बात अभी किया है, जैसे कि मानसीन राम का चेरापूंजी है, वहाँ पर क्या होती है, वर्षा अधिक होती है। कुछ स्थानों पर बहुत कम होती है, जैसे कि राजस्थान में 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है, यानी कि कम होती है। अत्यधिक वर्षा से अक्सर उत्तर बिहार में बाढ़ आ जाती है। उत्तर बिहार को दो भाग में बांटा गया है, जैसे कि हम लोग यहाँ मैप से देख सकते हैं। यहाँ जो ये बिहार का मैप आप लोग को दिखाई दे रहा है, ये जो है एक बिहार है। बिहार को जो गंगा नदी है वो दो भाग में बांटती है, यानी कि यहाँ से गंगा नदी प्रवेश करती है, और बिहार को, ये हो गया उत्तर बिहार और ये हो गया दक्षिण बिहार। बिहार को दो भाग में बांटा। तो सबसे अधिक जो बाढ़ आता है वो उत्तर बिहार में आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोसी नदी का प्रभाव है। बिहार में किस नदी को शौक कहा जाता है, तो बिहार का शौक कोसी नदी को कहा जाता है। तो उत्तर बिहार में सबसे अधिक बाढ़ आती है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। वहीं दक्षिण बिहार में कम वर्षा के कारण जल की कमी होती है। दक्षिण बिहार में क्या होती है, जल की यानी वर्षा की मात्रा भी कम होती है, उससे क्या होता है, सूखा पड़ जाता है। दक्षिण बिहार में इस वाला एरिया में क्या होता है, सूखा पड़ने की संभावना रहती है, क्योंकि वर्षा कम होती है। जैसे कि बिहार में बात किया जाए तो किशनगंज, बिहार में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है, किशनगंज में, क्योंकि किशनगंज सबसे जो है बिहार की वो पूर्वी इलाका में है, तो वर्षा का वितरण भी इधर से होता है, तो यहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है। आगे हम लोग देखते हैं, आगे है जल प्रबंधन। आगे क्या देखेंगे फ्रेंड्स, तो आगे हम लोग जल प्रबंधन के बारे में देखेंगे, यानी कि जल का कैसे कम उपयोग करेंगे और जल को कैसे बचाएंगे। तो हम लोग जल प्रबंधन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। चलिए जल प्रबंधन को देखते हैं।
क्या आपने शहरी क्षेत्रों में जलापूर्ति यानी जल की आपूर्ति की पाइपलाइनों से जल रिश्ते देखा होगा, यानी जल को पाइपलाइन से गुजरते देखा होगा। क्या आपने नलों से जल बहते देखा है? क्या आपने कभी हाथ धोने या फिर वॉशरूम जाते हैं तो नल को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, तो वहाँ पर क्या होता है, पानी की बर्बादी होती है। क्या आप जल पीते समय गिलास में कुछ जल छोड़ देते हैं? आप लोग ऐसा घर में अक्सर करते होंगे, वो नहीं करना है। इन आदतों में सुधार लाकर हम जल की बर्बादी को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। अगर हम पानी पीते समय पानी को नहीं छोड़े या पानी को बर्बाद नहीं करें या फिर नल को खुला नहीं छोड़े, तो इससे क्या होती है, पानी की बचाव होती है और जल प्रबंधन होता है। यहाँ पर एक छोटा क्रियाकलाप है जिसको देखते हैं। आप अपने घर में सुबह जगने के उपरांत एवं रात को सोने से पूर्व एक दिन में कितने जल का उपयोग करते हैं? अभी जैसे कि हम लोग ऊपर बातचीत कर लिए हैं कि आप अपने दैनिक जीवन में एक दिन में कितना जल का उपयोग करते हैं, तो उसका डाटा एक बना सकते हैं जिससे कि आपको अंदाज़ा लग जाए। हर उपयोग में कितना जल बर्बाद होता है? क्या इनका पुनः उपयोग संभव है? यदि हाँ तो विचार कीजिए किस कार्य में उपयोग किए जाने से जल का पुनर्उपयोग हो सकता है। यदि जल अगर आपके पास एक्स्ट्रा बच जाता है या कुछ हो जाता है, उसका आप ऐसा दिमाग लगाइए कि जिससे कि वो पुनर्उपयोग में आ जाए, पुनः उपयोग में हो जाए। जैसे कि नहाने हो गया, कपड़ा धोने हो गया, उपयोग किए गए जल को पुनः उपयोग किस कार्य के लिए करेंगे? बर्तन धोने में उपयोग किए गए जल को पुनः क्या करेंगे? तो ये सब आपको एक सोचना है, दिमाग में एक सूची या तैयार करना है। आगे देखते हैं हम लोग वर्षा जल। आगे है वर्षा जल संग्रह के बारे में हमने पिछली कक्षा में पढ़ा। वर्षा जल को कैसे संग्रह किया जाता है इसको आप लोग छठी कक्षा में पढ़े होंगे। यह जल प्रबंधन एवं भूमिगत जल की पुनः पूर्ति का अच्छा उदाहरण है। वर्षा जल को संग्रह करना ये जल पुनर्चक्र यानी रिसाइकलिंग प्रक्रिया में सबसे अच्छा उदाहरण है। वर्षा जल को संग्रह करना। हमारे राज्य में अनेक स्थानों पर जल भंडारण एवं पुनः पूर्ति के लिए तालाब, पोखर, उसके बाद बावड़ी, चहबच्चों, डबड़े, आहड़ बनाई जाती है। ये सब क्या है, स्थानीय भाषा में इसका नाम है, तो घबराना नहीं है। ये सब क्या है, तो ये स्थानीय भाषा में नहर, पोखर, तालाब के नाम दिए गए हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं, देख रहे हैं यहाँ जो एक फिगर के माध्यम से दिखाया गया है जिसमें जो है सिंचाई हो रहा है। यहाँ से एक मोटर लगा हुआ है और यहाँ से पाइप के द्वारा यहाँ से जल की क्या होती है, प्रबंधन होती है। यानी कि हम लोग बिहार में खास करके क्या होता है, उत्तरी बिहार में लोग सब जो सिंचाई करते हैं, किसान लोग, वो क्या करते हैं, एक पाइप के द्वारा एक खेत में कहीं पर पाइप रख दिया जाता है और वही पाइप से पूरा पानी जाता है। इससे क्या होता है, पानी की बर्बादी होती है। ठीक है, तो हम लोग को इस टेक्निक से इसको क्या कहा जाता है, तो हम लोग देखते हैं, इसको ड्रिप सिंचाई तकनीक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ड्रिप सिंचाई तकनीक। ये तकनीक, इस तकनीक से क्या होता है, वर्षा जल प्रबंधन में बहुत बड़ा योगदान होता है। इससे क्या होता है कि प्रत्येक पौधा जो होता है उनके जड़ को पानी दिया जाता है और तो कम पानी में पूरा खेत में सिंचाई हो जाता है। आगे देखते हैं, आगे है, आपने क्रियाकलाप में पता लगाया है कि आपके क्षेत्र में इनमें से कौन कौन से संसाधन थे। समय के साथ हमने इन्हें त्याग दिया है। क्या आपके क्षेत्र में इन पारंपरिक संसाधनों को पुनः बनाया जा सकता है? क्या कुआं और तालाब को पुनः हम लोग प्रयोग कर सकते हैं? तो यही बात यहाँ पे कहा जा रहा है। आगे हम लोग देखते हैं, किसान भी अपने खेतों की सिंचाई के लिए जल की मितव्ययता कर सकते हैं। मतलब अभी जो हम लोग ड्रिप सिंचाई का बात किए, तो ड्रिप सिंचाई तकनीक के माध्यम से किसान भी खेत में जल की बर्बादी होने से रोक सकते हैं। इसके उदाहरण के रूप में हम ड्रिप यानी बूंद सिंचाई के बारे में, ड्रिप को स्थानीय भाषा यानी कि ड्रिप को हम लोग आम भाषा में क्या कहते हैं, बूंद कहते हैं, बूंद के बारे में जान सकते हैं। इस विधि में कम व्यास के पाइपों से जल जो है पौधे की जड़ों में पहुंचाया जाता है और जल की बर्बादी नहीं होती है। इसी प्रकार यदि नलकूपों के जल को पाइप द्वारा खेतों में ले जाकर स्प्रिंकलर द्वारा सिंचाई करने पर भी जल की खपत कम होती है। ठीक है, सॉरी, हम लोग यहाँ पे थे, स्प्रिंकलर द्वारा सिंचाई करने से
करने पर भी जल की खपत क्या होती है, कम होती है। आपने देखा ही होगा कि गमले के पौधों को कुछ दिनों तक जल ना मिलने से वे मुरझा जाते हैं। गमला में अगर हम लोग कुछ दिन पानी नहीं देंगे तो वहाँ की जो जो भी पौधा लगा होता है उसमें या फूल लगा होता है वो मुरझा जाता है, क्योंकि पौधा को भोजन बनाने तथा अन्य जैविक क्रियाओं के लिए क्या क्या चीज़ की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे हम लोग देखते हैं। यदि जल उपलब्ध नहीं हो तो पृथ्वी से हरियाली लुप्त हो जाएगी, बिल्कुल लुप्त हो जाएगी, क्योंकि पेड़ पौधा को जीवित रहने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो तो सनलाइट है ही, उनके अलावा भी क्या है, जल। क्या पौधों के न रहने से भोजन, ऑक्सीजन और वर्षा के अभाव में पृथ्वी पर जीवन का अंत नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि पेड़ पौधा से हम लोग को अनेक चीज़ मिलते हैं, जैसे कि खाना हो गया, कपड़ा भी बनता है, हम लोग जो कॉपी पे लिखते हैं वो भी पेड़ पौधा से ही प्राप्त होता है, आगे लकड़ी भी मिलता है हमको। तो पेड़ पौधा से सबसे मेन चीज़ है ऑक्सीजन मिलता है, तो ये सब क्या है, वर्षा भी पेड़ पौधा से ही होता है। इसके कारण क्या हो जाती है, जो है जीवन का अंत हो सकता है पेड़ पौधा नहीं रहने से, यानी हरियाली खत्म होने से। अब यहाँ फिगर में आप जंगल देख सकते हैं, ये जो जंगल है ये हरियाली क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अगर वर्षा जल नहीं होगा या फिर भौमजल स्तर में गिरावट आएगी तो ये हरियाली जो है खत्म हो जाएगी, और हरियाली खत्म होने से क्या हो जाएगी, यहाँ पर मानव जीवन का अंत हो जाएगा, क्योंकि हरियाली से हमें बहुत सारा चीज़ मिलता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। हमारे देश में कई भागों में घने जंगल पाए जाते हैं। बिहार राज्य में भी कुछ जगह बड़े जंगल हैं। जंगलों में कई तरह के पेड़ पौधे आदि होते हैं, कई तरह के पेड़ पौधे, घास इत्यादि पाए जाते हैं। जंगलों में कई तरह के जीव जंतु जैसे बाघ, रीछ, हिरण, बंदर, तरह तरह के पक्षी, कीट पतंगे आदि भी पाए जाते हैं। यानी कि जंगल में भी कई प्रकार के विविध प्रजाति के जीव जंतु पाए जाते हैं। जंगलों में पाए जाने वाले वन्य संपदा और जीव जंतुओं की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार इन्हें आरक्षित घोषित कर दिया है। उदाहरण के लिए पश्चिम चंपारण जिले में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, याद रखना है आप लोग को, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है, पश्चिमी चंपारण में। पश्चिमी चंपारण में क्या है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, याद रखना। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, पश्चिमी चंपारण में है। एवं अभ्यारण्य है जो बाघ के लिए संरक्षण है, किसके लिए संरक्षण है, बाघ के लिए आरक्षित है। ठीक है, वैशाली जिले के बड़ेला अभ्यारण्य, वैशाली जिले में कौन सा है, बड़ेला अभ्यारण्य, ये भी याद रखना है आप लोग को। ये वैशाली जिले में, बिहार के वैशाली जिले में बड़ेला अभ्यारण्य है। और मुंगेर जिले में क्या है, भीम बांध अभ्यारण्य। ये सब जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो भीम बांध अभ्यारण्य मुंगेर में है, वैशाली में है बड़ेला अभ्यारण्य, और पश्चिमी चंपारण में है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जिसको वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो बाघ के लिए संरक्षित किया गया है। और गया जिला में क्या है, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य भी है। ठीक है, गौतम बुद्ध जो है अभ्यारण्य कहाँ पे है, गया जिला में है। और रोहतास जिले में कैमूर अभ्यारण्य। ठीक है, और बिहार के प्रमुख जंगल हैं। इसके अलावा कई जगहों, गांव, कस्बे या शहर से लगे छोटे छोटे जंगल भी है। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। जंगलों में पाए जाने वाले जीव जंतु आपको शहर के चिड़ियाघरों में देखने को मिल सकता है। ठीक है, जैसे कि पटना जू, पटना चिड़ियाघर हो गया। तो जंगल के कई क्षेत्र भौगोलिक संरचना और जलवायु के अनुसार इनमें अलग अलग तरह के पेड़ पौधे और जंतु मिलते हैं। उदाहरण के लिए हिमालय के ऊंचे पहाड़ों पर हमें चीर और देवदार के वृक्ष मिलते हैं। यानी कि चीर और देवदार एक पौधा का प्रजाति है जो कि हिमालय के पहाड़ों पर मिलते हैं। कौन सा है, याद रखना है, कौन सा है, चीर है और देवदार है। ये सब कहाँ मिलते हैं, हिमालय के क्षेत्र में मिलते हैं। ठीक है, परंतु उत्तरी बिहार के चंपारण क्षेत्र में प्रमुखतः चौड़े पत्ते वाले साल और सागवान जैसे पेड़ मिलते हैं। चौड़े पत्ते वाले साल और सागवान जैसे वृक्ष कहाँ मिलते हैं, चंपारण के क्षेत्र में मिलते हैं। ठीक है, गर्मी ज़्यादा पड़ने वाले इलाके में उस मौसम में सागवान के पत्ते झड़ने वाले पेड़ या कम पानी होने पर भी हरे रह सकने वाले पलाश के पेड़ मिलते हैं। इन जंगलों में जीव जंतु भी प्रायः उन वनस्पतियों पर निर्भर रह सकने वाले मिलते हैं। यानी कि ये मोटे तौर पे बोले तो मतलब जो है जलवायु के अनुकूल वहाँ की पेड़ पौधे होते हैं। जहाँ की कम वर्षा होता है तो वहाँ कम वर्षा वाले पेड़ पौधे लगते हैं।
जहाँ ज़्यादा होता है तो वहाँ ज़्यादा होते हैं, हिमालय वाला एरिया में अलग अलग पेड़ पौधा होता है। तो ये सब अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। आगे हम लोग देखते हैं जंगल में पाए जाने वाले जंतु एवं पेड़ पौधा। ठीक है, जंतुओं के नाम आप चाहते हैं तो इस चार्ट में लिख सकते हैं, जंतुओं के नाम, पौधों के नाम। ठीक है, क्रियाकलाप को छोड़ देते हैं। क्या आप जानते हैं कि गोंद और लाह, यहाँ पर दो तरह के नाम आया है, कौन सा है, गोंद और लाह, तो आपको याद रखना है। क्या आप जानते हैं गोंद और लाह जंगल से प्राप्त किए जाते हैं और कागज़ बनाने के लिए क्या चाहिए? आगे देखते हैं। आप जैविक उद्यान में जाएंगे, वहाँ सभी पेड़ लगाने का प्रयास किया गया है जो जंगलों में पाए जाते हैं। उन वृक्षों, लताओं, पौधों, घासों, फूलों के नाम उनके बगल में लिखे होते हैं। यानी कि आप लोग अगर कॉलेज भी जाएंगे, स्कूल में भी जाएंगे, तो स्कूल में एक पेड़ लगा रहता है और पेड़ के बगल में उसका एक पोस्टर में नाम लिखा हुआ रहता है कि ये इस चीज़ का पेड़ है। आप संदर्भ में जानकारियाँ इकट्ठी कर सकते हैं और अन्य स्थानों पर इन्हें पहचान भी सकते हैं। ठीक है, सागवान का वृक्ष जो है वो कुछ इस प्रकार से दिखता है। ठीक है, इसमें अच्छा से नहीं दिख रहा है तो इसके लिए सॉरी। तो सागवान का वृक्ष इस तरह एवं पत्तियां जिसका इस तरह होता है। ये कुछ तालिका दिया गया है, इसको खुद से आप लोग घर में जो है प्रैक्टिस करके भर सकते हैं। उपयुक्त तालिका जितनी लंबी हो सके बनाइए, इसका विश्लेषण कीजिए। फिर जब भी कभी आपको जंगलों में जाने का अवसर मिले तो अपनी तालिका में सहायता से तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं और आनंद अनुभव कर सकते हैं, अपने ज्ञान को विकास कर पाएंगे। यानी कि इस तालिका में अलग अलग प्रकार के प्रजाति के पेड़ पौधा के नाम आप लिख सकते हैं। आप अपनी तालिका का विश्लेषण करने पर जंगलों की जैव विविधता के बारे में जान पाएंगे। विभिन्न पादप तथा वृक्ष एक समान नहीं है। जो हम क्या बोले हैं कि पहले ही जो पेड़ पौधा होता है उनमें भी विविधता पाई जाती है। कई तरह के पेड़ पौधे होते हैं जो कि एक समान नहीं होते हैं। क्या जलवायु के कारण वृक्षों में अन्य प्रकार के पादपों के किस्मों एवं जंतुओं के प्रकार में भिन्नता पाई जाती है? इस विविधता के बारे में और अधिक जानकारी पाने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल, जलवायु जिस क्षेत्र का जलवायु जैसा होगा वहाँ की पेड़ पौधा वैसा ही होगी। ये एक तरह की सेमल की वृक्ष है। क्या है ये सेमल है। आप लोग देख सकते हैं ये क्या है, सेमल का वृक्ष है। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है वन में खाद्य श्रृंखला। वन में खाद्य श्रृंखला, हम लोग वन में खाद्य श्रृंखला यानी कि जो एक तरह से फूड चेन के नाम से हम लोग जानते हैं। फूड चेन यानी खाद्य श्रृंखला को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, फूड चेन कहा जाता है। फूड चेन, ठीक है। वन में खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन के बारे में अभी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। अपने स्वपोषी, परपोषी और मृतपोषी के बारे में पढ़ा होगा। यहाँ पर गाइस तीन शब्द आया है जिसको समझने का आप लोग प्रयास कीजिए। पहला है स्वपोषी, दूसरा है परपोषी और तीसरा है मृतपोषी। यानी कि स्वपोषी का मतलब ये हुआ, अभी आप लोग मोटे तौर पे समझ सकते हैं कि स्वपोषी का मतलब होता है जो जीव जंतु अपने से भोजन बनाते हैं, यानी कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, स्वपोषी करते हैं। और परपोषी का मतलब है अपना भोजन के लिए वे दूसरे जीव जंतुओं पर निर्भर करते हैं, उसे परपोषी करते हैं। और मृतपोषी का मतलब हुआ जो जीव जंतु मरे हुए पदार्थों से, यानी कि मरे हुए और सड़े गले पदार्थ पर निर्भर रहते हैं अपने भोजन के लिए, उसे हम लोग मृतपोषी कहते हैं। तो मोटे तौर पर आप लोग तीनों के बारे में परिचित हो गए होंगे। आपने यह भी जान लिया है कि पेड़ पौधा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और सभी जीव जो मांसाहारी हैं, मांसाहारी, शाकाहारी या सर्वाहारी, अंततः पौधे हैं पर ही निर्भर रहते हैं। यानी कि जो पेड़ पौधा होते हैं वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी कि किसी का बनाया हुआ भोजन को वो नहीं करते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जो आप लोग जो भोजन करते हैं, आप लोग जो भोजन खाते हैं वे स्वयं बनाते हैं या कोई और बना के देता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जैसे कि हम बता देते हैं कि हम लोग जो भोजन करते हैं वो भी मतलब हम लोग किसके अंतर्गत आएंगे, परपोषी के अंतर्गत आएंगे। याद रखना है हम लोग किस कैटेगरी में आते हैं, परपोषी में आते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग भी भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित होते हैं। जैसे कि पेड़ पौधा पर आश्रित होते हैं, सब्जी कहाँ से मिलती है, चावल कहाँ से मिलती है, गेहूँ कहाँ से मिलती है, तो पेड़ पौधा से मिलते हैं। तो हम लोग अभी अपना भोजन जो है दूसरे पे आश्रित होते हैं। ठीक है, जो जीव पौधों को भोजन के रूप में खाते हैं उन्हें अन्य जीव द्वारा भोजन के रूप में खाया जाता है और यह क्रम चलता रहता है।
वन में खाद्य श्रृंखला के बारे में, जैसे कि हम अभी चर्चा कर चुके हैं, जो जीव पौधे को भोजन के रूप में खाते हैं, उसी तौर पे जो जीव जो है पेड़ पौधे को अपना भोजन बनाते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग शाकाहारी जीव कहते हैं। अन्य उन्हें अन्य जीव द्वारा भोजन के रूप में, यानी कि पेड़ पौधा को जो जीव जंतु खाते हैं, वो जीव जंतु को अन्य जीव जंतु अपने भोजन बना लेते हैं, और यही क्रम चलता रहता है। तो इस क्रम को हम लोग एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये क्या है? हमारी हरी घास है, और हरी घास को कौन खा रहा है? जो हमारा कीट पतंग है, जो छोटे छोटे कीट पतंग होते हैं, वो खा रहा है। ठीक है। उसके बाद इस कीट पतंग को कौन खा रहा है? मेढक खा रहा है। ये क्या है? मेढक है। ठीक है, मेढक खा रहा है। और मेढक को फिर कौन खा रहा है? सांप खा रहा है। और सांप को कौन खा रहा है? ये फिर जो है गरुड़ खा रहा है। यानी उदाहरण के लिए मेढक छोटे छोटे कीट खाते हैं, मेढक को सांप खा जाते हैं, और सांप को गरुड़ खा जाते हैं। ठीक है। इसी तरह से जो है चक्र चलते रहता है, और इस गरुड़ को जो बड़े बड़े जानवर होते हैं वो खा जाते हैं, शेर बाघ खा जाते हैं। तो यहाँ पर इसका जो है निष्कर्ष दिया गया है, घास को कौन? कीट खाते हैं, मेढक को कौन? सांप खाते हैं, और गरुड़ को कौन खाते हैं? गरुड़ को बड़े बड़े जानवर खाते हैं। घास को फिर हिरन भी खा सकते हैं, और हिरन को बाघ खा लेते हैं। बाघ को कौन खाते हैं? बाघ को भी ऐसे बड़े बड़े जो जानवर होंगे, जैसे डायनासोर हो गया, प्राचीन समय में जो पाया जाता है, ये सब खाते थे। तो इस तरह का जो है ये चेन चलते रहता है। ठीक है। ऊपर जो हम लोग पढ़े हैं उसको क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला कहते हैं। इस क्रम को क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला कहते हैं। वन में अनेक खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती है, सभी में परस्पर संबंध होते हैं, यह सब मिलकर खाद्य श्रृंखला के रूप में होते हैं। ठीक है। यदि खाद्य श्रृंखला के किसी एक श्रृंखला में कोई विघ्न पड़े तो सभी श्रृंखला प्रभावित हो सकते हैं। यानी कि अगर घास की कमी होगी तो कीट पतंगे की कमी हो जाएगी, कीट पतंगे की कमी होगी तो फिर मेढक को खाना कहाँ से मिलेगा? तो यानी कि इस खाद्य श्रृंखला में अगर कोई भी चीज़ की कमी हो रही है तो उससे सभी चेन को प्रभावित मिलेगा, यानी कि सभी जीव जंतु प्रभावित हो जाएंगे। ठीक है। यदि हम वन के किसी एक घटक यथा पेड़ को हटा ले तो इससे जंगल के अन्य घटक प्रभावित होगी और एवं पूरी व्यवस्था टूट जाएगी, जैसा कि हमने बात किया। अब आगे देखते हैं हम लोग वन की मिट्टी। आगे का जो हम लोग का सब टॉपिक है वो है वन की मिट्टी। ठीक है। आपने पिछले अध्याय में जान लिया है कि मिट्टी की ऊपरी परत में ह्यूमस होता है। मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है उसमें क्या होता है? ह्यूमस होता है, जिसके कारण हमारे जो कृषि होती है उसी की ह्यूमस के कारण होती है। इसकी मात्रा जंगल की मिट्टी के ऊपरी परत में प्रचुर होती है। इसकी मात्रा जो है ह्यूमस जो होती है वो जंगल की मिट्टी में अधिक मात्रा में पाई जाती है। आप जंगलों में या सघन आम तथा लीची के बगीचों में ढेर सारी सूखी पत्तियां जमीन पर परत के रूप में देख सकते हैं। इन पर छोटे छोटे जीव देखे जा सकते हैं जो इन पत्तियों घास फूस को सराकर ह्यूमस बना देते हैं। तो गाइज, जो जंगल होता है उसमें ह्यूमस की, उस जंगल की मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा का क्या कारण है वो आप लोग समझ चुके होंगे, क्योंकि जंगल में कई प्रकार के पेड़ पौधा होता है और उसमें से पत्तियां गिरती रहती है नीचे में, और पत्तियां एक जमीन पे परत बना देती है, और पत्ती को जो छोटे छोटे जीव होते हैं वो उनको सरा और गला देते हैं, जिससे ह्यूमस बनाने में सहायक होते हैं। कुछ जीव इतने छोटे होते हैं जिन्हें हम लेंस या माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देख सकते हैं। ऐसे जीव को सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीव यानी कि जिसको हम लोग नंगी आँख से नहीं देख सकते हैं। ठीक है। जिसको हम लोग माइक्रोस्कोप या लेंस की सहायता से ही देख सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव कहते हैं। ऐसे जीव भी जंगल में पाए जाते हैं। ठीक है। ये सूक्ष्म जीव अपघटक कहलाते हैं। ये सूक्ष्म जीव क्या कहलाते हैं? अपघटक। याद रखना है, क्योंकि ये जो है हमारे वातावरण को साफ रखने में भी मदद करते हैं। सूखी पत्तियां के नीचे ह्यूमस की परत देखी जा सकती है। मरे हुए जीव जंतु भी अपघटित होकर ह्यूमस में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी कि जो जीव पेड़ पौधा के पत्ते को सराते गलाते हैं वो खुद जो है मर जाते हैं और सरगल जाते हैं, तो उससे भी ह्यूमस की प्राप्ति होती है। अंततः पौधों के पोषण में सहायक होते हैं, जिससे खाद्य श्रृंखला भी पूरी होती है, साथ ही पोषण का चक्र भी पूरा हो जाता है। ठीक है। आगे हम लोग एक डायग्राम से समझते हैं कि प्रकृति में वनों से गैसों का संतुलन कुछ इस प्रकार बना रहता है। ये पादप है। ये क्या है? ये पादप यानी पेड़ पौधा है। इससे क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है। ऑक्सीजन से क्या आता है? जंतु आती है,
और जंतु से क्या आता है, जंतु जो मरता है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड आता है, ठीक है। जीव जंतु अगर मरेगा तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड किसको चाहिए, पेड़ पौधा को चाहिए। और पेड़ पौधा क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है, जो हमारे लिए हानिकारक है उसको पेड़ पौधा क्या करता है, ग्रहण कर लेता है, और जो हमारे लिए लाभदायक है उनको छोड़ता है, ठीक है। वनों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के कारण ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन वायुमंडल में बना रहता है, यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन जो है पेड़ पौधा बनाए रखने में सहायक होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। हमने जल चक्र के बारे में जान लिया है, ठीक है। वृक्ष अपने जड़ से जल अवशोषित करते हैं और जलवाष्प के रूप में जल निर्मुक्त करते हैं। वन जीव जंतुओं को आश्रय, भोजन तथा पोषण प्रदान करने के साथ साथ नए पादपों का पनपने और वृद्धि करने के अवसर भी प्रदान करते हैं, ठीक है। आपने वर्षा के दिन में गोबर तथा सड़ी गली वस्तुओं पर अंकुरित बीजों को पनपते देखा होगा। आपने अक्सर देखा होगा कि वर्षा के दिन में जो सड़े गले पदार्थ होते हैं उसमें नए नए पेड़ पौधा का विकास होता है या जीव। तो वन शाकाहारियों के लिए अत्यधिक भोजन की व्यवस्था कर उनकी संख्या वृद्धि में सहायक होती है, यानी कि हम पहले भी बता चुके हैं, पेड़ पौधा को जो अपना आहार बनाता है उन्हें हम लोग शाकाहारी कहते हैं जिससे मांसाहारी जीवों के लिए भी प्रचुर आहार उपलब्ध होती है। यानी कि पेड़ पौधा से क्या होती है, पेड़ पौधा अगर अधिक होगी तो शाकाहारी जंतुओं की संख्या भी अधिक होगी, जीव जंतु की, और शाकाहारी जीव जंतुओं की संख्या अधिक होगी तो मांसाहारी को भी भोजन जो है अपर्याप्त मात्रा में मिलेगा, क्योंकि जो शाकाहारी जीव होते हैं उसको मांसाहारी जीव खा जाते हैं। जैसे कि हिरण हो गया, हिरण क्या है, शाकाहारी है और उसको मांसाहारी खा जाते हैं, यानी शेर खा जाते हैं। अपघटक में वन में उगने वाले पादपों के लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति बनाए रखने में सहायक होते हैं, ठीक है। इस प्रकार वन एक गतिक सजीव इकाई है जो जीवन तथा जीवन क्षमता से भरपूर है, यानी कि वन जो है हमारे लिए अति आवश्यक है। आगे हम लोग वर्षा जल वन में वृक्षों की पत्तियों, तनों, लता एवं वितानों से होकर फुहारों के भौमजल के रूप में पृथ्वी पर आता है। वर्षा जल में क्या होता है, अगर वृक्ष रहेगा ऊपर तो ऊपर में जो वृक्ष पे पानी पड़ता है तो वो पानी जो है नीचे में फुहार के जैसा आता है, ठीक है, और अंतः स्त्रावित होकर भौमजल स्तर में वृद्धि करती है, ठीक है। वन जो है भू अपरदन को भी रोकता है। तो भू अपरदन कहने का तात्पर्य ये है, सरकार क्यों बोलता है कि वन ज़्यादा लगाना है, वन ज़्यादा लगाने से क्या होता है, जो हमारा नदी के किनारे जो स्थल वाला भाग होता है वो बाढ़ के समय क्या होता है, वो कट कट के मिल जाता है नदी में। तो अगर नदी के किनारे अगर हम वृक्ष लगाएंगे, पेड़ पौधा लगाएंगे तो वो भू अपरदन को रोकेगा, यानी उसका जड़ जो होगा वो नीचे तक फैलेगा और वो मिट्टी को पकड़ के रखता है, जो कि जिसको हम लोग भू अपरदन, यानी भू अपरदन का मतलब है मिट्टी कटाव को रोकना और भूमि की उर्वरा शक्ति को भी बनाए रखता है, ठीक है। नदियों को जल की आपूर्ति होती तथा बाढ़ से हमारी रक्षा भी होती है, जैसे कि हम लोग ने भी बात किया। जनसंख्या दबाव के कारण खेती, कारखानों एवं आबादी के बसने के लिए वनों को जिस प्रकार तेजी से काटा जा रहा है, इससे मानव सभ्यता एवं अन्य जीवों के अस्तित्व के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है, और यह एक सोचनीय विषय है कि वन विलुप्त हो जाए तो क्या होगा। ये सोचने वाला विषय है। जनसंख्या बढ़ रहा है तो उसको आवास के लिए क्या चाहिए, घर चाहिए, और घर चाहिए तो घर को बनाने के लिए तो पेड़ पौधा काटना ही होगा। तो उससे क्या हो रही है, हमारी जो आबादी है, हमारे जो मानवीय समाज है, मानव समाज है, वो खतरा में आ रहा है। यहाँ कुछ नए शब्द दिए गए हैं जिनको आप लोग चाहे तो याद कर सकते हैं, जैसे कि जल भर का होता है एक्वीफेर का मतलब होता है जल भर। अवक्षय मतलब डिप्लेशन, और बूंद सिंचाई व्यवस्था, ड्रिप इरिगेशन, बूंद सिंचाई व्यवस्था का क्या कहा जाता है, ड्रिप इरिगेशन कहा जाता है। इसके बाद है अलवण जल, इसको फ्रेश वाटर कहते हैं, अलवण जल को फ्रेश वाटर कहते हैं, और भौमजल स्तर को अंडरग्राउंड वाटर लेवल कहते हैं, और अपघटक को डिकम्पोजर्स कहते हैं, ठीक है।
इनको आप लोग याद कर लीजिएगा, आगे जो है आप लोग को इससे बेनिफिट्स मिल सकता है। और आगे जो नया शब्द है वो है वो है भौम जल। भौम जल यानी भूमिगत जल को ग्राउंड वाटर कहते हैं, और अंतःस्यंदन यानी रिसाव को इन्फ्लारेशन कहते हैं, और जल संग्रह को वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं, और ह्यूमस को ह्यूमस ही कहा जाता है, और पुनर्जनन को रीजेनरेशन कहते हैं। अब देखिए हमने क्या क्या सीखा इस चैप्टर में, हमने क्या क्या सीखा, ठीक है, उसको हम लोग एक बार डिटेल्स में देख लेते हैं। हमने यही सीखा कि जल के बिना जीवन क्या है, असंभव है, यानी संभव नहीं है। जल की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस, बर्फ, जल और वाष्प। जल चक्र द्वारा जल की आपूर्ति बनी रहती है, फिर भी उपयोग के लिए जल की कमी है। उद्योग की तेजी से वृद्धि, बढ़ती जनसंख्या, सिंचाई की बढ़ती आवश्यकता और कुप्रबंधन जल की कमी के मुख्य कारण है। ये सब हम लोगों ने आगे जो है चैप्टर में पढ़ा है। अब है समय की मांग। समय की मांग है कि हम सभी जल का उपयोग मितव्ययता से करें, यानी कम रूप में करें। वनों से हमें अनेक उत्पाद मिलते हैं। वनों में वनस्पतियां विभिन्न प्रत्यय जीव जंतुओं, पक्षियों एवं जीवों को भोजन तथा आश्रय प्रदान करते हैं। विभिन्न प्रकार के औषधि मिलते हैं वन से हमें। इसके बाद आगे है वनों के विभिन्न घटक एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। जैसे कि हम लोग ने देखा भोजन पे एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। वन में मृदा, जल, वायु और सजीवों के बीच परस्पर क्रिया होती रहती है। वन मृदा को अपरदन से भी बचाती है। मृदा वनों की वृद्धि करने और पुनर्जनन में भी सहायता होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो ये चैप्टर है पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। अब हम लोग आगे का जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको देखेंगे अभ्यास प्रश्न के बारे में। तो गाइज ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इसमें जो भी सुधार की आवश्यकता होगी आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उस पर सुधार करने का प्रयास करेंगे। तो अगला वीडियो मेरा होगा वर्षा जल का, जो है ये अभ्यास प्रश्न होगा, और अभ्यास प्रश्न को देखने के लिए आप लोग नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए, ठीक है।